बुखारी साहब, पहले तो बात कर लेते हैं डोनाल्ड ट्रंप आज बोर्ड ऑफ पीस के पहले इजलास में उन्होंने इतनी लंबी चौड़ी तकरीर किया, आप और मैं दोनों ही उसको सुन रहे थे। बहुत सारे एस्पेक्ट्स के ऊपर उन्होंने बात की। सबसे पहले तो उन्होंने पाक भारत जंग के हवाले से जो है वो बात की, और हर दफ़ा वो नए तैयारे गिरा देते हैं और हर दफ़ा वो नंबर जो है वो ऊपर नीचे करते रहते हैं, और फिर पाकिस्तान की खासी तारीफ भी की है उन्होंने। देखिए, पहली बात तो यह है कि मैं काफ़ी सड़ा बैठा हूँ, पंजाबी ज़बान में इसको कहते हैं ना जी। दो तीन बातें हैं बहुत अहम जिसके ऊपर मेरे ख्याल से पूरी पाकिस्तानी कौम को बहुत कंसर्न होना चाहिए। एक तो यह कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ मौजूद हैं, ज़रूर, इसमें कोई शुबा नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने उनको खुश करने के लिए, क्योंकि उनको उनका बयान दोहराना होता है कि मैंने 25 लाख जाने जो है वो बचाई हैं, 25 लाख नहीं बल्कि 25 मिलियन जाने बचाई हैं। तो वो बयान जो है वो उनकी मौजूदगी से ज़्यादा बेहतर सूट नहीं करता उनको ना, लिहाजा उनके होते हुए कैसे उन्होंने 25 मिलियन जाने बचाने का क्रेडिट दे दिया डोनाल्ड ट्रंप को, मेरी समझ में ना पहले आया था ना अब आया है। एनीवे, दो तीन चार बातें जो हैं वो बिटरली बहुत जल्दी मैं करना चाहता हूँ। एक तो ये कि मुझे हैरत हुई कि ये तासुर देने की कोशिश की उन्होंने कि ये बोर्ड ऑफ पीस जो है इसने यकीनी बनाया है मशरिक़ वुस्ता में अमन को। किस गट्स से एक शख्स इतनी ढिठाई से इतने लोगों के सामने बिठा के झूठ बोल सकता है? ये अमन है जानों की कुर्बानी दी गई हो, ये अमन है जहां पर 2 लाख लोगों को अपाहज बना दिया हो, ये अमन है जहां पर एक पूरे के पूरे खित्ते को जो है वो ज़मीन बोस करके कब्रिस्तान बना दिया गया हो, ये अमन है जहां पर उनके लिए दवाइयों का, उनके लिए हॉस्पिटल का, उनके लिए रोज़े रखने का, उनके लिए नमाज पढ़ने की गुंजाइश मौजूद ना हो, उसको आप अमन कहते हैं? मेरा ख्याल से डूब मरने के मुकाम है ये दावा करते हुए। और कैसे ये जानवर सामने बैठे हुए थे जिन सब ने सुन के बर्दाश्त कर लिया। एक बात। दूसरी बात यह है कि वो कहते हैं कि रीजन को ईरान से खतरा है। बिल्कुल गलत है ये। किसी ना किसी को उठ के कहना चाहिए कि रीजन को खतरा है इसराइल से, जिसने नक्शा बना रखा हुआ है ग्रेटर इसराइल का, जिसमें 9 रियासतें वो जम करना चाहता है अपने आप में। ये लोग हैं? ये क्या लोग हैं? ये कौन लोग हैं? एक बात। दूसरी बात यह कि ये अमेरिका लाएगा अमन। दुनिया की सारी बड़ी जंगें जो है वो अमेरिका ने शुरू की और अमेरिका ने लड़ी हैं। सेकेंड वर्ल्ड वार से शुरू हो जाएं, उसके बाद आप आ जाएं वियतनाम पे आ जाएं, इराक पे आ जाएं, सीरिया पे आ जाएं, लीबिया पे आ जाएं, शाम पे आ जाएं, यमन पे आ जाएं, सूडान पे आ जाएं, अफगानिस्तान पे आ जाएं। क्या क्या मैं बताऊं आपको? ये अमन वाले लोग हैं? पता नहीं मुझे कैसे सुन लेते हैं लोग। एक बात। दूसरी बात यह कि वो कहते हैं कि वो महफूज बनाना चाहते हैं रीजन को न्यूक्लियर पावर बम से, ताकि ईरान जो है वो बम ना बना सके। और भाई, तारीख गवाह है इंसानी कि सिर्फ एक बेगैरत मुल्क ऐसा है जिसने न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करके 3,50,000 लोगों को एक दिन के अंदर कत्ल किया। और उसके आफ्टर इफेक्ट्स अब भी वहां पर जापान में, नागासाकी और हिरोशिमा में। जी। ये बताएंगे हमें कि अमन क्या होता है, और ये हमें बताएंगे कि किसके पास वेपन्स होने चाहिए, किसके पास नहीं होने चाहिए। ये जो बहुत बड़े मामे बनते हैं अमन के, इनको शर्म नहीं आती कि इसराइल ने उनकी नाक के नीचे न्यूक्लियर बम बनाए हुए हैं? कोई है पूछने वाला? किया किसी ने कंडेम? ऐसे ही आगे सामीन बैठे हैं सारे। कहा किसी ने कि जनाब जरा उसके बारे में भी गौर फरमा लीजिए आप। तो मैं तो बहुत बेपरा बैठा हूँ, मुझे तो समझ में नहीं आती कि मैं क्या करूँ। वो जो तारीफ़ फरमाई है उन्होंने हमारे आर्मी चीफ़ की और हमारे प्राइम मिनिस्टर की, मैं उसकी एक वजह तो आपको बता चुका हूँ कि उन्हें चूँकि क्रेडिट लेना होता है, अपना क्रेडिट लेना होता है, इसलिए वो। एनीवे, कहने का मतलब ये है कि इट मीन्स नथिंग टू अस, क्योंकि हमारे साथ भी अमेरिका ने कभी खैर नहीं गुजारी है। 70 साल से हम उसके इत्तेहादी हैं बाकायदा। एक वक्त में हमें टाइटल हासिल था कि हम नॉन नेटो एलाई हैं, जो बाद में वापस ले लिया गया इसलिए कि उनका मतलब पूरा हो गया था। हमने अफगानिस्तान की जंग में उनका साथ देके इसका इनाम यही होना था। उससे पहले हमें जो हमारे पास 40 लाख अफगान रेफ्यूजी छोड़ के पीछे पलट के नहीं देखा, वो किधर गया? वार सपोर्ट फंड जो हमें मिलना था। तो हमारे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर क्या क्या बंदिशें हम पर नहीं लगी। 40 साल की सैंक्शन रजीम हम पर है और हम बैठ के वहाँ उसकी ये जगलरी सुन रहे हैं। तो एनीवे, ये कहते हैं ना कि बाज़-औक़ात कौमों की लीडरशिप जो है उनकी कुछ मजबूरियाँ होती हैं, शायद उन मजबूरियों के तहत। और एक सबसे अहम बात जो है, आज तो मुझे उसका सबूत मिल गया है बिल्कुल कि ये मौसूफ अपनी तरफ से एक पैरेलल यूनाइटेड नेशंस बना के बैठे हुए हैं। ये मैं क्यों कह रहा हूँ? मुझे आप ये बताइए कि अगर इतना ही अमन कायम करने वाला बोर्ड है ये, तो सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स में से 4 कहाँ हैं? हाँ जी।
कौन है? रशिया, चाइना, ब्रितानिया, रूस और अमेरिका। अमेरिका साहब ये सारी जगलरी कर रहे हैं, ये बाकी 4 कहाँ हैं? नहीं आए, वो नहीं माना उन्होंने बहुत पीस ऑफ बोर्ड को, बिकॉज दे नो कि ये साजिश कर रहा है, ये गिमिक्स कर रहा है टू क्रिएट ए पैरेलल, क्योंकि यूनाइटेड नेशन में अब इसकी दाल नहीं गलती है। फिर वो ये भी कहते हैं कि यूनाइटेड नेशंस अपने पूरे पोटेंशियल पे पूरा नहीं उतर रहा अभी तक। देखिए उसकी वजह कौन है? उसकी भी रीजन यही है, उसकी रीजन भी यही है, क्योंकि हर एक रेजोल्यूशन को जो थी उसको वीटो कर देते हैं। आप इसी इसराइल के बारे में, जो इंसानी जानों से खिलवाड़ हुआ, जो वहां पर नस्ल कशी एक तवील अरसे तक जारी रही, किसने 6 रेजोल्यूशन को वीटो किया? इन्होंने। चूंकि इसके बावजूद वहां से रेजोल्यूशन पास होती हैं और जो अमेरिका उसके हक में लाता है उसको चाइना और रशिया वीटो कर देते हैं, इसलिए उनका ख्याल ये कि एक पैरेलल बॉडी होनी चाहिए जहां मैं अपनी मर्जी से खेलूंगा। एनीवे, ये बहुत खौफनाक साजिश है। ये साजिश मुसलमानों के खिलाफ है, मुसलमानों को इसका हिस्सा नहीं बनना चाहिए। ये तो मैं कन्विक्शन के साथ आप बिल्कुल बुखारी साहब, आपने तो तमाम तर पाकिस्तानियों के मुसलमानों के जज्बात की तर्जुमानी कर दी है। देखिए मुझे तर्जुमानी इसलिए करनी पड़ी कि ये 2+2 साफ समझ आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। आप देखिए गजा को वो रिहा कर, यानी आजाद करवाने जा रहे हैं। नॉनसेंस, एब्सोल्यूट नॉनसेंस। वो तो वहां पर प्लान बना के बैठे हुए इन्वेस्ट करके उसको, एक वही जो पुरानी रेवेरिया और टूरिस्ट रिजॉर्ट बन रहे थे वहां पर। बुखारी साहब, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि जो यहाँ पर प्रोपेगेंडा हो रहा था कि शायद पाकिस्तान अपनी फौजें भेजने जा रहा है, तो जिन मुल्कों का नाम उन्होंने लिया जो मिलिटरीली इसमें कंट्रीब्यूट करने जा रहे हैं, उनमें पाकिस्तान का नाम नहीं है। देखिए मैं इसको क्रेडिट देने के लिए तैयार हूँ, पाकिस्तान की मिलिट्री लीडरशिप को भी, पॉलिटिकल लीडरशिप को भी, अगर ये किसी कन्विक्शन के तहत है। बुखारी साहब, और एक और मुस्बत बात जो उन्होंने की है, उन्होंने कहा कि हमास को खत्म करने के लिए किसी फौज की जरूरत नहीं है, हमास अपने वादे पर पूरा उतर के खुद ही गैर मुसल्लह हो जाएगी। मैंने आपको कहा कि ये लफ्जों की हद तक तो ठीक है, करके देखे ना जरा। जी, समझ रही ना आप मैं क्या कह रहा हूँ? बिल्कुल। और बुखारी साहब, जो वो ये बात कर रहे हैं कि ईरान, अभी जो आपने भी बात की कि मशरिक़ वस्ता के पीस के दरमियान 2 ही रुकावटें, एक तो उन्होंने बता दी कि ये सारी सिचुएशन, दूसरा वो कहते हैं कि ईरान के पास किसी सूरत न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं हो सकते, न्यूक्लियर वेपन्स नहीं हो सकते, ईरान हमारे साथ मिलकर चलेगा तो बहुत अच्छा होगा, नहीं चलेगा तो भी ओके है। देखिए ये भी, इसमें भी जगलरी ऑफ वर्ड्स है। तयशुदा बात यह है कि इन्होंने एक ऐसे मुल्क की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर हमला किया which was subject of international atomic energy agency, जी, जिसकी इंस्पेक्शंस 3 मरतबा हो चुकी थी। दिस इज अगेंस्ट द नॉर्म, दिस इज अगेंस्ट द इंटरनेशनल लॉ, दिस इज अगेंस्ट द UN चार्टर। मतलब आप जो मर्जी करें वो ठीक है, आप उसे अपनी नाजायज औलाद की प्रोटेक्शन में मुसलमानों का खून माए वो ठीक है। ये क्या बात है? मैं तो कह रहा हूँ, अल्लाह से मेरी दुआ है ये कि हमारे मुसलमान ममालिक की गैरत कभी तो जागे, कभी तो जागे। क्योंकि मैं उनको ये बताना चाहता हूँ, बावर कराना चाहता हूँ, it's not Gaza, it is not even Lebanon, it's Islamophobia, it is all of them. yes, they will all suffer, their governments will go, their sheikhdom will finish, their kingdoms will finish, अगर ये इन्होंने इसका साथ दिया ट्रंप का, टू प्रोटेक्ट इजराइल एंड टू डिस्ट्रॉय ईरान। जी, अब आ जाए जरा ज़मीनी हक़ाइक़ के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लीजिए। देखिए जी, अमेरिकी मीडिया जो है वो वाज़ेह तौर पे इशारे कर रहा है कि ट्रंप जो है उसने भी फैसला नहीं किया है, लेकिन तैयारी साड़ी मुकम्मल है। ट्रंप भी कह रहे हैं 10 दिन के अंदर अंदर कोई ना कोई जो है नतीजा, वो कोई 10 दिन कह रहा है, कोई कह रहा है चंद हफ्ते हैं ईरान के पास, वो उसमें तय कर ले। मैंने कहा है ना आपसे, असल में बात यह है कि ट्रंप साहब ये सोच रहे हैं अब, या उनको ये सोचने पर मजबूर किया गया है कि हमला तो आप कर लेंगे, लेकिन उसके आफ्टरमैथ कौन संभालेगा? पहली बात तो यह कि ईरान ने कह दिया है कि इफ़ वी आर अटैक देन नोबडी इज आवर फ्रेंड। मेरे ख्याल से इट इज़ द राइट अप्रोच। अगर उस खित्ते के ममालिक ने अमेरिकन हमले की सपोर्ट करनी है, देन दे मस्ट सफर, देन ईरान इज राइट इन वार्निंग देम टू विल अटैक यू। जहां जहां अड्डे हैं हम अटैक करेंगे। आई थिंक दिस इज राइट। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं। बुखारी साहब, जो ये बार बार इस तरह की खबरें आती हैं, कभी बरतानवी मीडिया की जानिब से आ जाती है, कभी अमेरिकी मीडिया, CNN, बहुत सारे जो है वो चैनल्स इसको रिपोर्ट कर रहे हैं कि अमेरिका वाकई ही तैयारी मुकम्मल कर चुका है और बड़ी सीरियसली इसके ऊपर गौर व खौज जो है वो हो रहा है कि ईरान को अटैक किया जाए। तो बुखारी साहब, आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ, जिस तरह से आपको तो वाकई वैसे मैं जानती हूँ, आप हमेशा से ये कहते हैं कि सिर्फ साइकोलॉजिकल वॉरफेयर लड़ने की कोशिश की जा रही है? देखिए मैं आपसे अर्ज करूँ, जिसने इतना बड़ा बिल्डअप किया हो ना, वो फिर ना मुज़ाकरात का इंतजार करता है, ना दुश्मन को टाइम देता है। ये याद रखें आप।
देखे ना, जो वक्त गुजर रहा है नई रियलिटीज आ रही हैं ना सामने। बिल्कुल, रशिया के जहाज आ रहे हैं ना मशक़ें करने के लिए। तो व्हाई वुड दे गिव टाइम टू ईरान? बिल्कुल, आप मतलब है अगर उन्होंने हमला करना है तो वो असल में बात क्या है, असल में नेतन्याहू का ख्याल ये है कि अमेरिका ईरान के ऊपर हमला कर देगा और ये जंग जो है ये अमेरिका की जंग बन जाएगी। गलतफहमी के शिकार हैं वो। दूसरी बात यह है कि उन्होंने अपनी तरफ से हाई अलर्ट दे दिया कौम को। उन्होंने कहा बंकरों के नजदीक पहुंच जाए। हाँ जी बुखारी साहब, सबसे ज्यादा बुज़दिल कौम अगर मैंने कोई देखी है तो वो इस्राएल मैं अर्ज करूं क्यों, बार बार मैं नहीं कह रहा, ये ईरानियन लीडरशिप कह रही, द फर्स्ट बुलेट फायर्ड एट अस, आवर नेक्स्ट टारगेट विल बी इजराइल जी। और मैं आपको ये बताऊं कि पिछली जंग में जून में जो मजा इजराइल ने, जो मजा अमेरिका ने सीखा है या जो मजा लिया है, वो खौफ से उनकी, मैं इससे आगे जाना नहीं चाहता, वो खौफ जो है वो लर्जा तारी है इनके ऊपर कि ईरान ने अगर अपनी पूरी कुव्वत के साथ अपने पूरे मिसाइल सिस्टम्स के साथ अटैक किया तो ये जो बैरी बेड़े हैं इनका क्या बनेगा और इसराइल का क्या बनेगा, ये सोच है जो उनको रोके हुए है। लेकिन बुखारी साहब, मुज़ाकरात के लिए भी तो अमेरिका से जीता दिखाई नहीं देता, क्योंकि बात अगर जिस तरह आज डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान के पास न्यूक्लियर वेपन ना हो, तो ईरानी सदर क्लियरली कह चुके हैं कि हम किसी भी बॉडी के थ्रू इंस्पेक्शन करवाने के लिए तैयार हैं कि हम कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बना रहे। तो फिर तो यहाँ पर मामला सेटल डाउन हो जाना चाहिए। जब मैंने कोई बात सिर्फ जवाब घड़ने की खातिर कहनी हो तो फिर मैं आपकी ये बात क्यों मानूंगा, मैं क्यों तस्दीक कराऊंगा? किसको नहीं पता जब ईरानियन नेशन ये कहे कि हमारे रहबरे इनकलाब का ये फतवा है कि हमें न्यूक्लियर बम नहीं बनाना है। ईरान के लिए इससे ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं है, इससे ज़्यादा रिलीजियस सेंक्टिटी किसी चीज़ की नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप जितने मर्जी नारे मारते रहें वो एक तरफ है, लेकिन उनके लिए आयतुल्ला खामेनी का फतवा ज़्यादा अहम और ज़रूरी है। एक बात बिल्कुल। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि जवाब पैदा किया जा रहा है, तो क्या हमला करने के लिए जवाब पैदा किया जा रहा है या फिर बात न्यूक्लियर प्रोग्राम के अलावा कुछ और मामला हैं? देखिए, मैं ये बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है वहाँ। बिल्कुल, डेफिनेटली दो तीन चीज़ें इकट्ठी हुई हैं। एक तो ये कि इजराइल को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है और ये गारंटी हासिल करनी है कि ईरान उसके ऊपर कभी हमला ना करे। वो तो मिसाइल प्रोग्राम जब तक चल रहा है तो इसराइल तो टारगेट है। और ना ही ईरान अपने मिसाइल प्रोग्राम पर कोई कंप्रोमाइज़ करने के लिए तैयार है। ये बात वाज़े हो चुकी, ये बात साबित हो चुकी। लिहाजा अमेरिका एंड इजराइल बोथ हैव टू गो बैक ऑन देयर क्लेम कि हम मिसाइल प्रोग्राम पे बात करेंगे, हम इनकी प्रॉक्सीज पे बात करेंगे। वो सारी खत्म हो गई चीज़ें कि नहीं, अब सिर्फ न्यूक्लियर के ऊपर बात हो रही है। तो एक तरह से इन मुज़ाकरात में ईरान इज़ ए विक्टर। बिल्कुल बुखारी, 4 बुनियादी शर्तों में से 3 फारग हो गई हैं, सिर्फ एक पे बात हो रही है जिस पे ईरान हमेशा बातचीत के लिए तैयार था। डेफिनेटली बुखारी साहब, यही तो पॉइंट है कि ईरान तो तैयार है न्यूक्लियर अपने प्रोग्राम की जो है वो इंस्पेक्शन करवाने के लिए, तो फिर बात डेडलॉक कहाँ पर है? देखिए, डेडलॉक नहीं है। प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए अब 2 ऑप्शन है। either he wants a face saving and go back और कुछ शर्तें मनवा ले ईरान से। दूसरा ये कि ही ऑप्ट फॉर वार। दोनों में से पहले वाला ऑप्शन जो है वो डूएबल है और उसमें खतरात कम है। दूसरे वाले में तो व्हेन देयर इज ए वॉर ऑल इज राइट इन ए वॉर एंड लव। बिल्कुल। तो फिर तो जो भी ईरान करेगा या ईरान करना चाहेगा फिर उसमें उसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए जी, अमेरिकी अहदेदार जो है वो कंसेंसस से ये कह रहे हैं कि बॉल इज नाउ इन द कोर्ट ऑफ ईरान। वो ये कहते हैं कि जब ये वापस आएंगे मुज़ाकरात के ऊपर तो तब हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। वो एक अहदेदार ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि जिनीवा में जो मुज़ाकरात के राउंड हो रहे हैं सारे बेसूद है, बेमानी है। तो फिर छनकना बजाने के लिए आ रहे हैं, आप वहाँ क्या करने आते हैं? फिर आप अगर वो बेसूद है तो ख़त्म करें उनको। दूसरी बात यह है जी कि ये जो सबसे ज़्यादा हौसला अफजा बात जो अब तक मुझे दिखाई दी है इस पूरी सूरत हाल में, वो है रूसी वज़ीर ख़ारजा ये सरगई लारोफ का स्टेटमेंट। उनके अल्फाज मैं दोहराना देना चाहता हूँ कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला करने की गलती की तो इसके संगीन नताइज होंगे। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि ईरान पर हमला आग से खेलने के मुतरादिफ होगा। नाउ दिस इज़ नो वो क्या कहते हैं, ये जो एनजीओज का लीडर नहीं कह रहा कोई, उनका फॉरेन मिनिस्टर कह रहा है, हु इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन आफ्टर मिस्टर पुतिन। ठीक है जी। अच्छा जी, रूसी वज़ीर ख़ारजा ने यह भी कहा है कि IAEA के तहत जो बात मैं पहले कर रहा था, कंट्रोल ईरानी जौहरी तनसीबात पर जो है वो उसकी मौजूदगी में
हमला कर देना उन इंस्टॉलेशन के ऊपर, जैसे कि अमेरिका ने पिछली दफ़ा किया था, ये आलमी कवानीन की शदीद खिलाफ वर्जी है। लेकिन ठीक है बुखारी साहब, जिस तरह की दोनों साइड पे मिलिट्री बिल्डअप हो रहा है, जिस तरह से वेपन्स अमेरिका मूव कर रहा है मिडिल ईस्ट में, फिर जिस तरह से ये भी एक और उन्होंने बताया कि अगर डियागो गार्सिया के थ्रू वो जो है उस आइलैंड के थ्रू ईरान पर हमला कर सकते हैं, तो इसलिए उन्होंने यूके को भी कहा है कि ये आइलैंड रिजर्व रखें। तो बुखारी साहब, जिस तरह से अमेरिका पोस्चरिंग कर रहा है, देखें, मैं आपको एक बात बताऊँ, आप बात बिल्कुल ठीक कर रही हैं, लेकिन हमने देखना ये है कि वो जिसको डराने की कोशिश कर रहे हैं, हाँ जी, वो डर रहा है कि नहीं डर रहा है, उसकी भी तैयारी पूरी है। अब ज़रा मैं उसकी तरह थोड़ी सी मौका दे तो उनकी भी। ईरान मुसलसल जुर्रत के साथ सारी सूरत हाल से बगैर किसी खौफ और डर के अपने इकदाम जारी रखे हुए हैं। पहले तो उसने आबनाए हुर्मुस में सब पासदारान इनकलाब के तहत मशकें की, ठीक है जी, और अब उन्होंने नोटम जारी किया है आज कि अब हम जो है रॉकेट्स का रॉकेट लॉन्च करने जा रहे हैं जी, मशकें करने लगे हैं, लिहाजा तैयारी रहे। और दूसरा उन्होंने कहा है कि ये मशकें अमरीकी जहाज़ों की इस इलाके में मौजूदगी के हवाले से बहुत अहम है। तो वो भी कोई डर के या कोई छुप के कोई बात नहीं कह रहा है। ईरान इज स्टैंडिंग ऑन इट्स फीट, सेइंग एवरीथिंग विद कन्विक्शन। और मैं समझता हूँ कि एक कौम की हैसियत से और किसी को ना सही, कम से कम हमें सीखना चाहिए कि कौमी गैरत कहते हैं। बुखारी साहब, कंक्रीट शील्ड्स भी बिल्ड की जा रही हैं ईरान की मिलिट्री साइट्स के ऊपर, जो इनके इंपॉर्टेंट न्यूक्लियर साइट्स हैं, उनके इर्द गिर्द कंक्रीट की शील्ड्स बनाई जा रही हैं। देखिए, ये सब ऑप्शंस ईरान के पास खुले हैं। ईरान ने पिछली दफ़ा देखा कि उनकी कुछ न्यूक्लियर साइट के ऊपर अमेरिका ने हमला किया और बॉम्बिंग की थी। नुकसान बहुत कम था, जिसकी तफसील आपके पास मौजूद है, मेरे पास भी मौजूद है कि वो जो कुछ भी नुकसान हुआ था उसका रिपेयर भी हो गई है। और नई साइट के ऊपर जिसकी सैटेलाइट पिक्चर्स इनके पास मौजूद है, ये उनके ऊपर कंक्रीट की वॉल बन रही है। दैट मीन्स कि ईरान उसके बाद चैन से नहीं बैठा। उन्होंने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को मजीद तहफ़्फ़ुज़ दिया है, ये चाहे वो कंक्रीट वॉल हो, चाहे जो भी हो। और इस वक्त ईरान ये तय करके बैठा है, इट्स ए क्वेश्चन ऑफ कि हम या हैं या हम नहीं हैं। जब दुश्मन अपने तमाम तर ताकतवर इत्तेहादियों के साथ आपके दर पे खड़ा हो, तो आप या तो फिर सरेंडर कर दें, जो ईरानियन नेशन में इस किस्म का कोई रवाज है नहीं जी, और या फिर अपनी पूरी कुव्वत रिटॉर्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल बुखारी साहब, आप ठीक कह रहे हैं।